और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार देखिए जो हम आंकड़े हैं वो आपको दिखा रहे हैं 2024 में इस बार आखिर क्या परिवर्तन होगा, समर्थन होगा, रिजल्ट क्या हो सकते हैं। लगातार न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, आंकड़ों के हिसाब से बताने की कोशिश ये भी की जा रही है कि आखिर कितना बदला है जनता का मूड और कितना इस बार बदलाव आया है। अब हम आपको देखिए 2019 को लेकर क्या रिजल्ट है वो दिखा रहे हैं। गोवा की अगर बात करें तो 2 लोकसभा सीटें 2019 का रिजल्ट बीजेपी के पास एक, कांग्रेस के पास एक, यानी कि बराबर का हिसाब रहा 2019 में। लेकिन वहीं अगर आप बात करेंगे 2024 के लिए न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल की, तो गोवा की 2 सीटें बीजेपी की ओर जाती नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस यहां पर 0 पर। हो सकता है कि इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। 2 की 2 सीटें और दोनों ही सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। किसी तरह का कोई इंडिया अलायंस का दूसरा दल इस बार चुनावी मैदान में नहीं है कांग्रेस के साथ। लेकिन बावजूद इसके रिजल्ट आपने देखा। देखिए अब केरला का भी हम आपको आंकड़ा दिखाएंगे कि आखिर केरला में क्या है जनता का मूड, और 2019 के हिसाब से अगर 2024 में आप आ जाए तो समीकरण कितने बदले हैं। 2019 की बात की जाए तो देखिए कांग्रेस का वोट शेयर था 37.5%, बीजेपी का 13%, अन्य यहां पर बढ़त बढ़ाते हुए आपका 49.5 पर रहा। ये 2019 का रिजल्ट हम आपको केरल का बता रहे हैं। और बीजेपी के लिए वैसे भी दक्षिण साथ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए 2024 के लिए अगर हम बात करें 20 सीटें हैं, बीजेपी 0, कांग्रेस 18, सीपीआईएम 2 पर। और यहां पर क्योंकि कांग्रेस और सीपीआईएम का गठबंधन तो, लेकिन बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी तो कमजोर हो गई है केरल में, यह कहता है न्यूज इंडिया का आंकड़ा। और हमारे साथ लगातार हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो निरंजन जी आपका ही रुख करना चाहूंगे। और देखिए जिस तरह से, माफ कीजिएगा निरंजन जी हमारे साथ नहीं है, चलिए हमारे साथ खेमचंद जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। खेमचंद जी देखिए हम लगातार शुरुआत से ही कह रहे हैं कि दक्षिण जो है वो साध पाना बड़ा मुश्किल है बीजेपी के लिए, लेकिन आंकड़े भी यही बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने लास्ट ईयर के आंकड़े दिखा दिए हैं, डेटा आपने रिफाइन नहीं किया। केरल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है, और क्योंकि केरल के लोग समझ रहे हैं कि ये लोग केरल में अलग अलग लड़ रहे हैं और दूसरी जगह इकट्ठे हैं, इन लोगों को ऑप्शन देने का, इन लोगों को मौका देने का कोई फायदा नहीं। ये अनगर राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं। संजय निषाद जी भी जुड़े हुए हैं, एक बार मैं चाहूंगी उनसे भी जवाब ले लेते हैं। संजय निषाद जी सबसे पहले तो आपका न्यूज इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए सवाल यही है, दक्षिण के लिए कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण को आकर कैसे साधेगी 2024 में, यहाँ खेल जो है वो बिगड़ सकता है। और आंकड़े भी कहीं ना कहीं दक्षिण के लिए यही बताते हैं कि इस बार खेल थोड़ा जीत पाना बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। देखिए मोदी जी ने बिना भेदभाव के पूरे देश में काम किया है और सभी वर्गों के लिए काम किया है। और उसमें सभी के जो मुद्दे थे पिछली सरकारों ने जो पेंडिंग रखा था 70 साल से, उसके मुद्दों को हल करने का काम किया, ऐतिहासिक काम किया है। इसलिए वोट काम के आधार पर है, न कि उन जातियों के आधार पर है। जातियों के आधार पर भी है। आज के दिन में मैं कह दूं कि केरल जो है वो समुद्री इलाका है, कोस्टल एरिया है। पिछली सरकारों ने पूरे के पूरे 67 साल में पूरे देश के मछुआरों के विकास के लिए केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था, लेकिन मोदी जी ने 6 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपया दिया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्री का बीमा है, वो जो है आज के दिन में उन जो किसान क्रेडिट कार्ड मिलते थे किसान, लेकिन दूध वाले और मछली वालों को नहीं मिलता था, लेकिन अब मत्स्य फिशरीज क्रेडिट कार्ड के रूप में हो गया। और 7% में 3% मोदी जी यहाँ से उससे रिलैक्सेशन दे रहा है। अब बिना किसी गारंटी के 1,60,000 रुपये लेकर वो काम कर सकता सबसे। तो आज के दिन में जिनकी मछुआरों की आबादी हर भले वो अपना धर्म बदल दिए, क्रिश्चियन हो गए हों, मुसलमान हो गए हों, लेकिन कोस्टल एरिया में है तो मछुआरों की संख्या बहुत अधिक है। उसमें उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, उनके जीवन स्तर में सुधार किया है, विकास किया, इसलिए दक्षिण भी जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में चूंकि भगवान राम को पार उतारने वाले निषाद राज थे। लेकिन संजय जी माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, दक्षिण एरिया की बात करते हैं, दक्षिण में देखिए आंकड़े भी लगातार न्यूज इंडिया दिखा रहा है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि आंकड़े बदलेंगे नहीं, हो सकता है कि बदल जाए और बीजेपी के खेमे में इस बार कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन बावजूद इसके क्या ये समझा जाए कि दक्षिण में देखिए आपने भी देखा होगा पीएम मोदी कैसे लगातार पहुंच रहे हैं, वहां पर जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा और पीएम मोदी की गारंटी का जो भरोसा है उस पर भरोसा जनता नहीं कर पा रही है।
देखिए, जनता जो है, जनता विकास चाहती है, सुरक्षा चाहती है, सम्मान चाहती है, समृद्धि चाहती है। आज ने देखा समुद्र के अंदर रहने वाले जितने भी मत्स्यपालक थे, उनको किस तरीके से आधी तूफान में नष्ट, उनको जो है सामना, खतरनाक का सामना। आज के दिन में मोदी जी ने हाई टेक्नोलॉजी लागू किया कि पहले से मछुआरे अलर्ट हो जाएंगे और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर उनके लिए तमाम तरह की सुविधाएं दिया, चाहे बोट खरीदने के लिए हो। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो पहली बार 26,000 करोड़ रुपया दिया था, उसमें से 11,000 करोड़ रुपया समुद्री क्षेत्रों के लिए दिया था। तो समुद्री क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग हैं, वो मोदी जी के उस काम से उनकी सुरक्षा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से देके करेंगे। और हर वर्गों को साधा है, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों के लिए। कौन ऐसा वर्ग है, कौन ऐसा वोटर है जो गरीब नहीं है, उसको गरीबों के लिए आज अनाज देना, उनको मकान देना, उनका इलाज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है। बिना भेदभाव के अगर हम डेवलपमेंट दे रहे हैं तो निश्चित रूप से वोट देगा। सीधे वोटर के पास मोदी जी का पहुंचना, मोदी जी का काम पहुंचना, ये साबित करता है कि अभिभावक के रूप में मोदी जी सभी जाति, सभी धर्म के रूप में खड़े हैं। इसलिए सारे लोग वोट देकर हमें दक्षिण में भी जिताएंगे और निश्चित रूप से 400 पार एनडीए यानी सरकार। कह सकते हैं कि जो लगातार भरोसा है बीजेपी का और जो भरोसा जनता के बीच होना चाहिए पीएम मोदी को लेकर, वो भरोसा लगातार स्थापित करने में सफल साबित हो रहे पीएम मोदी। देखिए, अब हम आपको एक और बार जो आंकड़ा है तमिलनाडु का वो दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके जरिए आखिर समीकरण कितने बदलेंगे वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप आ जाइए तमिलनाडु पर। यहाँ पर 39 सीटें हैं। 2019 का रिजल्ट क्या रहा? डीएमके के पास 23, कांग्रेस के पास 8 और अन्य के पास 8। 2019 का ये रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान रहे थे। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आखिर 2024 में क्या उम्मीदें हैं, 2024 में क्या चेंज हो सकता है। न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल क्या कहता है? कांग्रेस के पास देखिए 8, डीएमके के पास बढ़ते हुए 31, बीजेपी के पास यहां तमिलनाडु में 0 और एआईएडीएमके के पास भी 0। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर भी जो न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल है वो कहता है कि रिजल्ट कुछ खास रहने वाले नहीं है। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय जी, तमिलनाडु का भी जो आंकड़ा है वो दिखा दिया, अब इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या यहाँ पर जनता का भरोसा जीत पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? देखिए, पहले क्षेत्रवाद था, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के हाथ में सत्ता थी, 67 साल तक थी और देश को समझने में थोड़ा टाइम लगा था। अब देश धीरे धीरे जनता समझ रही है। मैं एक ही बात से समझा दूं कि पूरे देश में आज़ाद कराने वाली 578 जातियां थी, जिनको अंग्रेजों से लड़ने में पहले तो समुद्र था, नदियां थी, कोई हाईवे नहीं था, रोड नहीं था। ये मुगल और जो अंग्रेज आए उसे सीधे लड़ाई नदियों और पानी में काम करने वाले लोगों से हुआ था। अब क्रिमिनल कास्ट घोषित करके जो है अंग्रेजों ने इनके ताल घाट नदी, इनके रोजी रोटी को छीना था और कहा था 12 अक्टूबर 1871 को कि जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये कानून बनाया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता, वकील का बेटा वकील होता। और ये बदमाश जातियां जो अंग्रेजों को डुबो के मार रही हैं, तो उन्होंने कानून एक लाइन उनको बता दिया, उसके बाद उन्होंने कानून से उजाड़ दिया। ऐसी सारी जातियों के जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 अंथा समय था, उसने कहा था 74 प्रकार का व्यवस्था देके नहीं आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आज ऐसी जातियों को रोड पर छोड़ दिया, पाइपलाइन में छोड़ दिया, जिसको मोदी जी गले लगा रहे हैं। जवाब ले लेते हैं। विक्रम लोहिया जी हैं कांग्रेस से। विक्रम जी, देखिए, जिस तरह लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि बीजेपी तो हर किसी का, हर वर्ग का उत्थान और विकास चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद, सिर्फ जातिवाद किया है और इसका खामियाजा आज आप भुगत ही रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा परिवारवाद है। अगर आप नाम उठा करके गिनना शुरू करेंगे, देश के गृह मंत्री से शुरू कर लीजिए और नीचे के लेवल तक कितने मुख्यमंत्रियों के बच्चे, सुषमा स्वराज की बेटी, आप अनुराग ठाकुर जी को ले लीजिए, उनके परिवारवाद की आप लंबी लिस्ट है। अरुण जेटली जी के बेटे, आप जाइए साहिब सिंह शर्मा जी के बेटे, दुनिया भर के परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बात करता हूं मोदी जी की गारंटी की। जिस प्रकार से मोदी जी ने गारंटी दी थी 2014 में, बहुत हुआ नारी पे वार। अब की बार मोदी सरकार, राजस्थान में आईसीयू के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, मंत्री जी बोल पाएंगे क्या? जवाब दे पाएंगे क्या? सरकार है आपकी डबल इंजन की, कौन देगा जवाब? कैसे गारंटी पूरी हुई? 2022 तक सबका पक्का घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा।
ऐसा कब होगा? दे ठीक पाएंगे है, जब आपके मंत्री जी? एक बार मैं फिर आंध्र पूछना प्रदेश चाहता का हूं, जो आंकड़ा है वो भी दिखा 100 देते हैं, दिन फिर में दोबारा काला लौटूंगी धन मैं आपके दिए पास। जाएंगे। आंध्र प्रदेश का आंकड़ा दिखाते हैं कि आखिर इस बार न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल आंध्र प्रदेश के लिए क्या कहता है। अब आपको बिग स्क्रीन पर हम दिखाएंगे और बताएंगे 2019 में क्या था रिजल्ट और 2024 में आखिर क्या होगा आंध्र प्रदेश में। 25 लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश की, 2019 का रिजल्ट, टीडीपी के पास 3, वाईएसआरसीपी के पास 22 और यहां पर बीजेपी के पास 0। वहीं देखिए कांग्रेस के पास भी 0 और जनसेना के पास भी 0। यह हम आपको 2019 का आंकड़ा बता रहे हैं जिसके जरिए समझाने की कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है कुछ राज्यों में, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो पीछे छूटता जा रहा है बीजेपी के लिए। देखिए आंध्र प्रदेश के लिए न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल क्या कहता है। टीडीपी के पास 8, वाईएसआरसीपी के पास 17 और बीजेपी के पास देखिए एक बार फिर से 0 और कांग्रेस के पास 0। यानी बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति जस की तस बनी हुई है आंध्र प्रदेश में। यहां किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, यानी क्षेत्र पार्टियां एक बार फिर से आंध्र प्रदेश में मजबूत होती नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखिए दक्षिण की जब हम बात करते हैं या फिर ऐसे राज्यों की बात करते हैं जहां बीजेपी के लिए मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं वहां क्षेत्र पार्टियों का दबदबा और क्षेत्र पार्टियों के साथ जो साठगांठ है वो नहीं बन पा रही है। सर आपका रुख करते हुए आपसे जानना चाहूंगी, देखिए जिस तरह लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं, लगातार हम बता भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी भी कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसे राज्य हैं, कई सीटें हैं जो साध पाना बहुत मुश्किल है। देखिए पूजा जी, बहुत सी जगह भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में आई थी तो ये बोल के चली थी कि देश के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनको जनमत दिया। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि देश का किसान उनको बोला था कि दोगुनी आय करेंगे, इनको हम एमएसपी देंगे। दुनिया ने देखा कि इस तरीके से मोदी जी की सरकार में देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर 13 महीने पर डटा पड़ा रहा, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उनको किस तरीके से मारा गया। 750 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो गए। मोदी जी ने एक भी उनके प्रति मुड़ के नहीं देखा और उसके बाद ये कंप्रोमाइज़ किया, 3 काले कानून को वापस लिया। तो उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया देश के किसानों को और उन आश्वासन को पूरा नहीं। तो ये झूठ की सरकार है। कोई भी गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी ने बोला, खुशी बात की गारंटी है। उन्होंने बोला 2 करोड़ लोगों को नौजवान नौकरी देंगे, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश के आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं जो ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है तो अब तो निकलती रही है, तौर पर कह सकते हैं जातिवाद की राजनीति अभी भी प्रभावी है। और अब देखना होगा कि आखिर वाकई 2024 में ये जो आंकड़े हैं बदलेंगे या नहीं। सर दोबारा रुक करूंगी, वक्त बहुत कम है यहाँ पे, वक्त छोटे से सारे के सारे मैनिपुलेटर दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, विश्वेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजय जी, और सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है। ठीक है। पहले खास बात है, माननीय मंत्री हमारे बीच बैठे संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, जो डाटा दिया, डाटा के साथ में प्रस्तुति दी बहुत शानदार तरीके से। डाटा है, सच्चाई है, इसी जरूरत पड़ती है। मैं पत्रकार हूं इसलिए महसूस करता हूं इस बात को। अभी आपने केरल का दिखाया था, केरल में भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखाएं हैं और मोमडन कैंडिडेट भी दिया है, मोमडन कैंडिडेट भी दिया है। तो केरल में भारतीय जनता पार्टी खाता भी खुलेगा और सीट भी आगे संभावना है। आपने तमिलनाडु की बात की थी, अन्नामलाई जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो है, युवा है, युवाओं को जोड़ रहे हैं। 234 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार यात्राएं की है अभी और वो बहुत कामयाब रही है। तो वहां भी खाता भी खुलेगा, सीटें बढ़ी भारतीय जनता पार्टी की, वहां की ये पोजीशन है। आंध्र प्रदेश आपने दिखाया है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ समझौता जो आज संभावना आपके सामने है वो होने की संभावना है, तो वहां भी सीट बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से लगातार संगठन काम कर रहा है, जुड़े हुए जो उनके जो संगठक दल है उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उन सभी की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है और देश में सरकार बनाने की स्थिति में सामने स्पष्ट आ रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए विश्वेंद्र जी, वैसे भी ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अब तक जो काम किया गया, जो उपलब्धियां रही, सरकार लगातार जनता के सामने गिनाने का काम करती है। जैसा कि अभी संजय निषाद जी ने भी गिनवाया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निरंतर प्रयास कर रही है और लगातार काम आगे जारी है। ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
तो बात हो रही है इंडिया के मिजाज की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का स्वागत करती हूं और स्वागत के साथ कई सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले तेलंगाना के कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे। वो आंकड़े जो दिलचस्प हैं, जो आपको बताएंगे कहानी 2019 की क्या थी। टीआरएस के हिस्से में गई थी 9 सीटें, कांग्रेस के हिस्से में 3, बीजेपी के हिस्से में 4 सीटें, तो वहीं एआईएमआईएम जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उनके हिस्से में 1 सीट जाती हुई नजर आई थी। वोट परसेंटेज भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल जो हमने आपसे आंकड़े कमाए हैं वो क्या कहते हैं। बीआरएस के पास 3, कांग्रेस के पास 10, बीजेपी के पास 3, तो वहीं एआईएमआईएम के हिस्से में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ यहां पर हमारे साथ में तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले कर्नाटका का रुख कर लेते हैं। कर्नाटका बीजेपी के लिए जो इंडिकेशंस 2019 में रहे वो 25 के थे, कांग्रेस के लिए 1, तो वहीं वोटिंग परसेंटेज वो कुछ इस प्रकार से है। कांग्रेस के हिस्से में 32.1, बीजेपी के हिस्से में 51.7%। बीजेपी को लेकर के न्यूज इंडिया का ओपिनियन पोल क्या कह रहा है। बीजेपी के खाते में जाएगी 24, कांग्रेस के खाते में 4, तो वहीं जेडीएस के खाते में 0, यानी कि खाता भी नहीं खुल पाएगा। और ये फिलहाल जो है वो ओपिनियन पोल कह रहा है, जनता कह रही है, जनता यानी कि जनार्दन कह रही है। और तमाम मेहमान हमारे साथ में मौजूद हैं, मेहमानों की लंबी फहरिस्त है। सबसे पहले मैं रुख विक्रम लोहिया जी आपका करूंगी, क्योंकि तेलंगाना के जो आंकड़े हैं वो कांग्रेस के लिए खुशखबरी दिखा रहे हैं। फिलहाल मौजूदा समय में जो रुझान ओपिनियन पोल के हैं वो तो यही कह रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का बढ़ता हुआ जनाधार है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से न्याय यात्रा लेकर के इस देश में चल रहे हैं, देखिए जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होगी। किस प्रकार से पहलवान बच्चियों के साथ देश में बदसलूकी हुई, जिस प्रकार से आपने देखा कि निवस्त्र बच्चियां और नंगी सरकार डबल इंजन की देखी गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उनके लिए संवेदना देने के लिए, बच्चियों के लिए। तो ये सब बातें इस प्रकार से होंगी कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे निकल के सामने आएगी। और आप देखिएगा 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी मजबूती से सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ती हुई निकल के आएगी। और निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में होगी। और जो वादे राहुल गांधी जी ने किए हैं, 5 न्याय की बातें की हैं, वो राहुल गांधी जी देश को वह सुविधा और वो जो सक्षम भारत से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी इस बार। बिल्कुल राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे। अभी समय आने दीजिए, सारी बातें आप सबसे साझा की जाएंगी और बताया जाएगा कौन कहां से लड़ रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या वह बच सकते हैं अपनी जवाबदेही से। राजस्थान की बाई इलेक्शन की सीट हार गए, मंत्री घोषित कर दिया गया था उम्मीदवार को, फिर भी वो सीट हार गए। क्यों हार गए? ठीक है विक्रम जी, हमारे साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री हमारे साथ में बैठे हुए हैं, संजय निषाद जी। निषाद जी बहुत स्वागत के साथ सवाल ये है कि देखिए, हम INDIA खेमे की बहुत बात करते हैं, लेकिन एनडीए खेमे की बात नहीं हो पाती। और एनडीए खेमे की बात कुछ इस लिहाज से, हम जब खेमे की बात कर रहे हैं तो आप सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को दे दिया, अनुप्रिया पटेल को दे दिया, सबको बांटो, हमको डांटो, क्यों? दुरुस्त होके आता है और जीत लेके आता है। हम लोग सीट नहीं, पहले जीत तय करते, सीट आ जाती है। तो चुनाव किस पर लड़ेंगे, कमल के फूल पर या फिर निषाद पार्टी? आपने देखा होगा 2022 में मैंने 15 सीटें ली थी, 11 जो है उसमें हारी हुई सीटें लिया था। 10 निषाद पार्टी भोजन भरी थाली से लड़ा था और 6 मेरे विधायक हैं, 5 जो है कमल से लिया था, 5 जीता। 11 विधायक जो 11 हारी हुई सीटें लिया था, उसमें 9 जीत करी, जो कभी जब इतिहास में नहीं है। उसमें 2 सीटें हमने 1,500 वोट से हारा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें दक्षिणी भारत में मिली। पूरे देश के मछुआरों का मैं नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ कि राजनीति के शिकार कैसे ये मछुआरे हुए हैं, इसके आधार पर देश के साथ हमारे ऊपर विश्वास करते हैं। आप भी बात करते हैं, काजल निषाद भी बात करती हैं, अंतर क्या है? देखिए, हम कहते हैं आज के दिन में कहना और करके दिखाने में दोनों अंतर है। पिछली सरकारें जब निषाद को टिकट देती थी, पिछली सीट पर बैठाती थी, कभी बोलने नहीं देती थी और न तब कभी है। मैं कहता हूँ आज के दिन में कि जब पब्लिक फाइल 1974/4 1950 संविधान बनने से पहले जो आई थी कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए जो अनुसूचित जाति की सूची बनी थी संविधान में, वो फाइल कांग्रेस ने क्यों गायब कराई? इनके 2 मंत्रियों के खिलाफ मैंने संसद भवन नई दिल्ली में मुकदमा लिखा रखा है। ये हमारे देश के मछुआरों का भविष्य गायब कराएंगे, आरक्षण की भाई कैसे वोट पाएंगे? ये 18 स्किप कर गए। बयानवीर आप हैं और बयानबाजी का रास्ते को पकड़ा और सवाल को स्किप कर गए। फिलहाल वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का।